देखिए क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड डिस्कस करें एक बार, हालांकि ये बताया हुआ है H3PO4 का हीटिंग हमने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप 220 पर हीट करते हो तो आता है आपका H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हो या इसी को बोलते हो डायफॉस्फोरिक एसिड। और फिर इसको जब 320 पर हीट करते हो तब आता है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक। और जब 320 के ऊपर जाते हैं तब एनहाइड्राइड आता है, तब जाके आपका ये एनहाइड्राइड में टूटता है P2O5। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा देख ले आप। H3PO4 को 220 पे हीट किया तो ये आया, 320 पे किया तो ये आया। अब इसको डायरेक्टली 600 पर करेंगे तो यही प्रोडक्ट Y आएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज X व्हाट इज Y। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 हमने ये भी पढ़ाया था। H3PO2 को हीट करते हैं तो क्या आता है। हमने बोला था एसिड में जब भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड को हीट करने पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। एक हाईएस्ट में बनेगा H3PO4 और प्लस PH3 फॉस्फीन गैस। तो PH3 लिखा है, अब आएगा H3PO4 और ये रिएक्शन कैसा होगा देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन 3 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सीडो हैलाइड हमने पढ़ाया हुआ है, ये कुछ वैसा खास नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर दे थोड़ा सा। एन ऑर्गेनिक सॉलिड X, ये कोई ऑर्गेनिक सॉलिड है। ऑन हीटिंग, इसको आप बेटा हीट कर रहे हो, गिव्स अ कलरलेस गैस Y, इसी को क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इस तरह का जो सवाल है Y इज अ कलरलेस गैस, अच्छे से आप देखना। अब इसके बाद क्या रहा है, एंड अ ओनली ग्रीन रेसिड्यू Z प्लस Z, एक ग्रीन कलर का रेसिड्यू आया। हालांकि सिंपली जब आप ग्रीन रेसिड्यू की बात करते हैं तो कई बार हम लोगों के मन में Cr2O3 का ख्याल आता है, हमने बहुत बार पढ़ा है Cr2O3 ग्रीन रेसिड्यू होता है। तो चलिए एनीवेज, गैस Y on treatment with Mg produces a white solid substance। अब जब ये गैस Y आया, इसको अगर आप Mg से रिएक्ट करवाते हो तो इससे एक व्हाइट सॉलिड आता है। तो एक तो दिमाग में आ रहा है कि ग्रीन रेसिड्यू है तो शायद Cr2O3 बन जाए, क्योंकि वही ग्रीन रेसिड्यू होता है। और भी चीजें होती है लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट। अब जरा देखिएगा, प्रोड्यूसेस ऑफ व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। अब Mg3N2 MgO MgCl2 तीन तरह का ऑप्शन है, नाइट्राइड, ऑक्साइड या क्लोराइड। ये गैस अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइड बनेगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड बनेगा, और क्लोरीन होगा तो क्लोराइड बनेगा। तो ये गैस या तो ऑक्सीजन है, या फिर गैस नाइट्रोजन है, या फिर गैस क्लोरीन है। सवाल है अब यहां से इसको रिलेट करना है कि ऑरेंज सॉलिड है। ध्यान दीजिए, ऑरेंज होता है डाइक्रोमेट और ग्रीन Cr3+, देखो क्रोमियम का ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। ऑरेंज होता है डाइक्रोमेट, हमने पढ़ाया आपको। तो इसका मतलब ये डाइक्रोमेट हो सकता है और ये क्रोमेट हो सकता है, ये और क्रोमेट नहीं Cr3+। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको याद आ गया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ ये सब। ई ब्लॉक था जिसको हमने आयनिक में पढ़ाया था, आयनिक बॉन्ड में। तो N2 प्लस Cr2O3, Cr2O3 ग्रीन और प्लस हाइड्रोजन से वाटर, Cr2O3 ग्रीन और नाइट्रोजन कलरलेस गैस। अच्छे से देखिए, और ये आपका ऑरेंज हो गया। तो बेटा क्या हुआ, क्रोमियम 6 प्लस क्रोमियम 3 प्लस, यही बात तो तभी से क्या रहे थे। अब इसी नाइट्रोजन से आप रिएक्शन करवाइएगा मैग्नीशियम को, तो क्या बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। हमने पढ़ाया आपको कि 2A ग्रुप का सारा एलिमेंट नाइट्राइड बनाता है। 2A ग्रुप का सारा एलिमेंट 1A से 1 कौन नाइट्राइड बनाता है, लिथियम। अब प्लस 2A का ऑल एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में हमने डिस्कस किया था, ये किससे रिएक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन से, और मेटल का क्या बनाता है नाइट्राइड।
तो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको। अब इसमें देख लीजिए व्हाइट सॉलिड क्या हुआ, Mg3N2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन HNO3 इज येलो कलर्ड लिक्विड ड्यू टू। कौन HNO3 येलो कलर लिक्विड किस वजह से? तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रिक एसिड में NO2 घुला हुआ है, जिसके कारण नाइट्रिक एसिड आपका हमेशा येलो दिखते रहता है। आपको ये चीज, आप अच्छे से इस चीज को पढ़े हुए होंगे। नाइट्रिक एसिड येलो कलर का दिखने का कारण होता है कि उसमें डिसोल्यूशन है। कौन है वाला है? NO2 वाला, बी ऑप्शन। 6 HNO3 ये बनने का प्रोसेस क्या होता है, याद है आपको? अमोनिया का पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, याद कीजिए। आपने बी ब्लॉक पढ़ा है, NO गैस आता है, NO+H2O। फिर आप NO को क्या करते हैं, NO को फिर एयर में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो क्या बन जाता है? NO2। और यही NO2 पर फिर क्या करते हैं आप? वाटर डालते हैं, तो क्या बनता है? HNO2 मिक्स्ड एनहाइड्राइड के कारण HNO2 प्लस HNO3, पोस्ट वॉर प्रोसेस जो आप बोलते हैं। अब इसी को फिर एयर पास कराते हैं, तो सारा HNO2 एयर से ऑक्सीडाइज होकर के HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो HNO3 जो है वो NO2 को डिसॉल्व किए हुए रहता है, क्योंकि NO2 से ही बनता है, और इसी NO2 के प्रेजेंस के कारण नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा आपको येलो दिखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो गया आपका। कौन HNO3 इज येलो कलर्ड लिक्विड ड्यू टू, किस वजह से? तो डिसॉल्यूशन ऑफ NO2 इन कौन HNO3, बी ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले पेज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस होने जा रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आइए, अ गैस एट लो टेम्परेचर, कोई एक गैस है एट लो टेम्परेचर, अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं, डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, मतलब नो रिएक्शन, ठीक है। It is almost inert and is used to create inert atmosphere in bulbs. ये क्या रहा कि almost inert है, लगभग inert है, and used to create inert atmosphere in bulb. नाइट्रोजन हो सकता है जी, बल्ब में inert atmosphere क्रिएट करने के लिए तो या तो अर्गन इनर्ट गैस वगैरह यूज करते हैं या नाइट्रोजन किया जाता है। अगर अर्गन वगैरह की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इनर्ट ने उसको इनर्ट ही बोला जाएगा। इसका मतलब इस पर बहुत डाउट है कि ये नाइट्रोजन हो सकता है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इनर्ट है, ठीक है। तो क्या ये गैस N2 है? क्वेश्चन के बाकी हिस्से को पढ़ के समझ में आएगा। The combustion of this gas is exceptionally an endothermic reaction. अब क्लियर हो रहा है। N2 तो आप जानते ही हैं O2 से एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कभी रिएक्ट नहीं करता है, ये तो नो रिएक्शन, नहीं तो एयर में रिएक्ट कर जाता है। बट अगर O2 से आपको रिएक्ट करना है एट वेरी हाई टेम्परेचर जाके ये रिएक्ट करता है, तब जाकर के ये NO बनता है। ये जिस समय में लाइटनिंग, मतलब आकाश में जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, ये यही वाली रिएक्शन होती है। लाइटनिंग रिएक्शन जो है ये यही रिएक्शन है कि उस समय नाइट्रोजन स्काई में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन इजी नहीं है, इसलिए लार्ज एंडोथर्मिक है, ह्यूज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इट विल इन्वॉल्व एनर्जी, इसको आप एनर्जी बाहर से दे रहे हैं। तो द कंबशन ऑफ दिस गैस इज, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से, एक्सेप्शनली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब काफी एनर्जी हम लोगों को वहां पर पुट करनी होगी, देनी होगी। ये रिएक्शन इतना इजी नहीं है कि आसानी से हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट द गैस इज, बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, किसी क्वेश्चन को अगर पढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 10 तो 9 तो इजी है।
क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखा जाए। एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड ए के बारे में बोल रहा है कि ए एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, विस्फोटक है। A is an explosive compound. Reacts with water to produce NH4OH plus HOCl। हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान दीजिए। इसका मतलब है A equals to NCl3 होगी। आप याद करो, हमने पढ़ाया था NF3, NCl3, NBr3, NI3। याद कीजिए, सिर्फ यही स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है एंड एक्सप्लोसिव है। हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और स्टेबिलिटी इसमें इधर की ओर है, हमने क्लियर किया था ओवरलैपिंग की वजह से। तो अब NCl3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक से देखेंगे तो NCl3 में जो क्लोरीन है ये +1 में है और नाइट्रोजन -3 में। हमने बोला नाइट्रोजन -3 में और क्लोरीन +1 में। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, एनायन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं और कैटायन का हाइड्रोक्साइड ClOH, आप इसी को क्या बोलते हैं, HOCl, अमोनिया प्लस HOCl। वही अमोनिया वाटर में क्या बना लेगा, वही अमोनिया वाटर में क्या बना लेगा, NH4OH। अमोनिया प्लस H2 NH4OH हो जाएगा। अब समझ पा रहे होंगे, अच्छे से देखें आप। अब कहा जा रहा है आपसे कि देन द कंपाउंड A इज NCl3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गया, आराम से बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया जाए। एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट ए आपका एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है कोई, is decomposed at 523 केल्विन। आप 523 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज करेगा और प्रोडक्ट देगा B एंड C। कंपाउंड C is a liquid at room temperature and is neutral to litmus। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। दो बातें, एक न्यूट्रल है लिटमस पर, ना एसिडिक ना बेसिक, और लिक्विड है। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये वाटर है, हो सकता है कहीं न्यूट्रल भी है और लिक्विड भी है रूम टेम्परेचर पे। आगे क्लियर हो जाएगी चीजें। तो हम लोग 11 में थे। कंपाउंड C is a liquid at room temperature and is neutral to litmus paper, while oxide B on burning with phosphorus, अगर इस पर आप व्हाइट फास्फोरस देंगे, बर्न करेंगे, तो गिवन अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट D। अरे ये तो दोस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंपाउंड B ऐसा है जिस पर आप P4 डालेंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब कंपाउंड A, B, C and D will be identified। A, B, C, D। अब रिएक्शन को जरा चेक ही कर ले। अगर A को NH4NO3 ले, अमोनियम नाइट्रेट हमने पढ़ा है, तो बनता है N2O plus H2O। तो इस केस में ये H2O और ये N2O, और N2O पर P4 डालने से क्या रहा, P2O5 बनेगा। ऑप्शन बी में है NH4NO2। NH4NO2 को हीट करने पर N2 आएगा, कलरलेस प्लस H2O, ठीक है। और फिर कह रहा है कि N2 पर P4 डालने से P2O5 है। ये तो हट गया, ये तो यही गलत हो गया। C कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आएगा और CO2 न्यूट्रल नहीं, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट हट गया और D भी कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है। तो अब आपका स्पष्ट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा A। यहाँ पर सीखने लायक स्टेप ये है, क्या, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सीखने लायक स्टेप है। ऐसे ही क्वेश्चन से सीखते हैं। पर जब आप P4 दे करके इसको बर्न करेंगे, बर्निंग, तो बर्न करने पर चूंकि फास्फोरस को ऑक्सीजन के लिए काफी एफिनिटी होती है, इसलिए इसका ऑक्सीजन ले लेगा।
क्या हो जाएगा, P2O5 प्लस नाइट्रोजन गैस रिड्यूस, और यही P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, हमने पढ़ा भी। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टेप बाय स्टेप लिखे, ऐसे क्वालिटेटिव, ये सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं। An inorganic compound A made up of two most occurring element in earth crust. देखिए ये दो made up of, आप समझ चुके होंगे, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। अर्थ में यही है 47.4% एंड सिलिकॉन। देखिए हर चीज ये फंडामेंटल में हमने पढ़ाया था, वो कहां पे काम आ रहा है। मतलब ये कंपाउंड जो है ए क्लियर कर लिया SiO2 ही हो सकता है, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच तो कोई कंपाउंड होता भी नहीं। Having a polymeric tetrahedral structure, अब तो और क्लियर हो गया कि हम कहीं गलत है ही नहीं हम लोग। In SiO2 each silicon atom is linked with 4 oxygen atom and each oxygen atom is linked with 2 silicon atom and the bond angle is 110 degree, hybridization is sp3, 3 dimensional giant structure है, फैला हुआ स्ट्रक्चर है। With carbon compound A produces a poisonous gas B। अगर आप इस पर कार्बन डालेंगे और इसको खूब स्ट्रांगली हीट करते हैं, टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के जब ऊपर होता है, तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपको पता भी है। ये इसको रिड्यूस कर देता है, CO गैस बन जाता है, यही CO पॉइजनस है, और प्लस सिलिकॉन का कार्बाइड हो जाता है, CO प्लस सिलिकॉन का कार्बाइड। अच्छे से देखेंगे आप, which is stable diatomic molecule, stable diatomic molecule, compound A and B will be, तो A तो क्लियर हो गया SiO2 और B is CO, सवाल बन गया। अब देखिए एक्चुअली टेम्परेचर यहां पर आप 2000 ही लेंगे तो ये आएगा। अगर आप ऐसा करते कि कार्बन डाल के टेम्परेचर 2500 से ऊपर करते ना, तो CO प्लस सिर्फ सिलिकॉन आता। अगर आप 2000 से जस्ट ऊपर किए हैं तो SiC आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ये आता है, और इसका भी स्ट्रक्चर है लाइक SiO2 ही, SiO2 की तरह ही स्ट्रक्चर है। और अगर आपने टेम्परेचर 25 से ऊपर कर दिया तो सिलिकॉन आएगा, और सिलिकॉन के बारे में भी आप बोलेंगे कि सिलिकॉन भी तो उसी तरीके से होता है, एलिमेंटल सिलिकॉन, ये भी हमने पढ़ाया। कैसा होता है एलिमेंटल सिलिकॉन? तो स्ट्रक्चर लाइक SiO2, ये भी ऐसा ही होता है, हमने पढ़ाया आपको। कोवेलेंट सॉलिड है, चारों तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन फैला हुआ, हर तरफ सिलिकॉन। ये भी 3D जिएंट स्ट्रक्चर है और कोवेलेंट सॉलिड है। जब पॉलीमेरिक सॉलिड हो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ था, ऐसे सॉलिड को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। ये भी आपका कोवेलेंट सॉलिड ही पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो हमने ये क्वेश्चन भी क्लियर किया, क्वेश्चन नंबर ये 12 था। इसके बाद आया जाए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस किया जाए। आ जाइए। A sulfate of a metal A on heating evolves two gases B and C and an oxide। देखिए यूजुअली जब आप, हालांकि हमने मिस किया था उस समय, किसी भी मेटल को सल्फेट को आप हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड आता है और प्लस SO3 आता है, ठीक है। और ये 1A का मेटल नहीं होना चाहिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट 1A नहीं ले सकते बट लिथियम ले सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 ही आता है, यही। फिर SO3 का टेम्परेचर जब 800 के ऊपर जाता है
तब SO3 डिकम्पोज कर जाता है SO2 प्लस O2। जनरली यही होता है मेटल सल्फेट, जनरली कि किसी भी मेटल सल्फेट को हीट करते हैं तो एक ही तरह का गैस आता है SO3, और जब आप टेम्परेचर को 800 डिग्री के ऊपर ले जाएंगे तो SO3 फिर डिकम्पोज कर जाएगा फर्दर किसमें, SO2 प्लस O2। तो सिंपली यही एक रिएक्शन। बट ध्यान से आप एग्जांपल में भी कुछ ले सकते हैं, जैसे Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। तो जब ये लेंगे आप तो क्या बनेगा, ऑक्साइड उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस SO3। जैसे मान लो अगर बोला गया MgSO4 को हीट करो तो MgSO4 में थोड़ा ज्यादा पोलराइजेशन है, तो MgO प्लस SO3 को फिर तोड़ दोगे SO2 प्लस O2 में, या SO3 भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लो ZnSO4 तोड़ना तो आप ZnO प्लस SO3 भी लिख सकते हो, हाई पोलराइजेशन है तो चलो वहां तक हम लोग तोड़, अब यहाँ भी छोड़ सकते हो या यहाँ, अब इस तरह से चलते हो। हाँ हमने बोला एल्कली मेटल का ले लो सोडियम सल्फेट, आप क्या बोलोगे, नो डिकम्पोजिशन कार्बोनेट की तरह, चाहे सोडियम का ले लो, पोटेशियम का ले लो, रेबिडियम का ले लो, सीजियम का ले लो, जैसे कार्बोनेट इनस्टेबल होते हैं उस तरह से भी लिखेंगे। लेकिन आपको जानना होगा एक सल्फेट ऐसा है FeSO4, खास करके IIT वाले लोग जानेंगे जिनको एडवांस देना है, ये जो फेरस सल्फेट है 3 वाला नहीं 2 वाला, इसका बड़ा अजीब रिएक्शन है। देखिए क्या, पहले तो ये 2 में ऑक्साइड नहीं बनाता है, 3 में बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और फिर उसके बाद ये 2 तरीके का गैस बनाता है SO2 प्लस SO3, दोनों बनाता है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का, ये नहीं हम बोलेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा अलग तरीके का है सल्फेट में। ये अकेला सल्फेट है जो 2 तरीके का गैस प्रोडक्ट देता है, SO2 भी दे रहा है और एक SO3 भी दे रहा है, 2 तरीके का प्रोडक्ट। तो फिलहाल जो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमने यही बोला है कि एक सल्फेट मेटल ए का जिसको हीट करते हो आपको 2 तरीके का गैस देता है, इसका मतलब फेरस सल्फेट है, फेरिक में। अब क्या है, गैस बी टर्न्स K2Cr2O7 पेपर ग्रीन, गैस बी, इन दोनों में से कोई एक गैस बी है, या तो ये बी है या बी। अब K2Cr2O7 को हमने फिर पढ़ाया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑरेंज कलर का है, इसको ग्रीन में कौन ले जाएगा बेटा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे तब ना Cr3 प्लस ग्रीन आएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट SO3 तो हो नहीं सकता क्योंकि सल्फर यहाँ हाईएस्ट है, कौन होगा, SO2। सल्फर इंटरमीडिएट में हमने पढ़ाया है एक बार कि SO2 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। एनीवेज, तो अब आ जाओ, गैस बी टर्न्स K2Cr2O7 पेपर ग्रीन वाइल गैस सी, मतलब बी जो है आपका SO2 हो गया, अब CSO3, वाइल गैस सी फॉर्म्स अ ट्राइमर। अब देखो क्वेश्चन किस हिस्से में क्या बोला गया, गैस सी का एक ट्राइमर होता है S3O9। हमने अब ये भी स्ट्रक्चर क्या क्या नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, याद कीजिए S3O9 हमने पढ़ाया था, SO ये हमने पढ़ाया था S3O9 का स्ट्रक्चर। तो गैस सी के बारे में कह रहा है, फॉर्म्स अ ट्राइमर in which there is no SS bond compound D, and this is compound D, compound D with HCl। अगर आप इसको HCl से कराओगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आयरन 3 प्लस में है, ठीक है। कंपाउंड D with HCl forms a Lewis base E, इसके कारण एक लुईस बेस बनेगा, तो which exists as a dimer, एक लुईस बेस बनेगा जो कि एक डाइमर होगा। तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन, Fe2O3 तो FeCl2 प्लस H2O, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन क्लोरीन गैस। इसके बारे में क्या रहा है, ई नंबर, which exists as a dimer, compound A B C D एंड E। नहीं, E के बारे में बोल रहा है कि, एक मिनट रुक जाइए, E पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है,
लेकिन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थोड़ा सा इस लाइन को देखा जाए, ए सल्फेट ऑफ ए मेटल ए, ठीक है, ऑन हीटिंग इवॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ गैस बी एंड सी एंड एन ऑक्साइड डी। डी ये ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड डी, सही है। और फिर क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, गैस बी टर्न्स K2Cr2 ऑन पेपर ग्रीन व्हाइल गैस सी फॉर्म्स अ ट्राइमर, ये भी हो गया। कंपाउंड डी विथ HCl, डी पर जब आपने HCl डाला, फॉर्म्स अ लुईस बेस E, लेकिन लुईस बेस E तो क्लोरीन नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन व्हिच एग्जिस्ट एज अ डाइमर, वो भी सही है। कंपाउंड्स A B C and D, तो आपका A FeSO4 SO2B CSO3 D Fe2O3 और E is FeCl3। तो अगर नहीं, लेकिन लुईस बेस लिखा है, एसिड नहीं लिखा। FeCl3 जैसे कि अगर HCl से हम एसिड बेस रिएक्शन करवा दें मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ कह रहा है डाइमर भी बनेगा, FeCl3 थोड़ी ना डाइमर होगा। हाँ, FeCl3 डाइमर होता है, इसका मतलब ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन करवा दिया। चलो आ जाओ, देखो ऑप्शन से हमने कैच किया, ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन करवा दिया और क्या बना लिया, एसिड बेस रिएक्शन करवा करके FeCl3 प्लस वाटर। अब FeCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, हाँ ये सही है, आईडी एडवांस्ड के लाइक क्वेश्चन है, ये Fe2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। FeCl3 Fe2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक बार फिर से आपको क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिला। देखो मैं क्या सोचने लगा था, यहां पे लिखा है कि वो एक लुईस बेस है और वो डाइमर हो रहा है, तो एक एस्पेक्ट ये भी बन सकता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl रिड्यूसिंग एजेंट, हालांकि Fe2O3 प्लस HCl में सिंपली रिडॉक्स नहीं होता क्योंकि HCl काफी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और Fe2O3 भी कोई बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, बट फिर भी एक बार दिमाग में आया डाइमर के कारण। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो दिया है वो कहीं क्लोरीन नहीं दिया है, ई ऑप्शन को, तो ई ऑप्शन की जगह पर Fe2Cl6 होगा, FeCl3 होगा जो डाइमराइज हो जाता है, Fe2Cl6 के फॉर्म में डाइमराइज होता है। तो सीखने के लिए फिर एक चीज थी इसमें, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 25 में है कि इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस 5 ऑक्साइड, एक्चुअली पॉइंट क्या है, फास्फोरस 5 ऑक्साइड अगर आप सोचेंगे P2O5 तो ये P2O5 नहीं होता, ये P4O10 होता है, यही बस एक पॉइंट है। P2O5 एक्सिस्ट एज डाइमेरिक, ये डाइमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गया, P4O10। क्वेश्चन नंबर 23 है, 26 है, O3 एंड N3 माइनस अजाइड जिसको आप बोलते हो, अच्छे से आप देखोगे तो ओजोन को हमने पढ़ाया है आपको। अब आप डबल बॉन्ड कर नहीं सकते हो तो कोऑर्डिनेट को तोड़ लोगे, 2 to 4 to 6, रेजोनेंस की वजह से A एंड B इक्वल है और ये बॉन्ड एंगल हमने याद करवाया था 116.8, आपको याद रखना। और अजाइड भी हमने स्ट्रक्चर करवाया है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, अच्छे से हमने करवाया हुआ है, sp हाइब्रिडेशन और बॉन्ड एंगल कंप्लीट 180। क्वेश्चन नंबर 27, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आप इस वक्त इसको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, फिर भी एक लाइन में भी मैं बता दूं, और कोऑर्डिनेशन जो आगे आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन में ये क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर भी अभी एक लाइन में आपको लिख दिया जा रहा है। देखिए K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, प्रोबेबली शायद आईआईटी 2002 का है या हो सकता है 2 साल मैं ईयर मिस कर रहा हूं। अगर आप इस पर कॉन डालते हो तो साइनाइड से ये CO गैस निकालता है,
बट अगर मिसलेटनली डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे तो साइनाइड से HCl निकालेगा, यही पॉइंट है। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। K4FeCl6 पर अगर आप कम H2SO4 डालते हो तो वो CO गैस में कन्वर्ट होता है, बट अगर डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो वो HCl में जाएगा, प्लस आयरन 2 प्लस बाहर आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछूंगा अगर कि K4FeCl6 को तोड़ने के लिए आप कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो आपको उस समय में तुरंत जवाब देना होगा कि K4FeCl6 को तोड़ने के लिए कॉम H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 दोनों इस्तेमाल हो सकता है, दोनों का दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं 28 नंबर पर। 28 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A और ये रिएक्ट कर रहा है आपका O2 से और ये दे रहा है X + Y + Z। अच्छे से आप देखेंगे। अब इसके बाद है हाँ ये कंपाउंड A in pure form does not give precipitate with silver nitrate solution। नो precipitate जब A प्योर है। A mixture containing 70% A and 30% of ether is used as an anesthetic। इससे एक एनेस्थेटिक बनता है। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। मेरे ख्याल से लग रहा है कि A शुड बी CHCl3। एनेस्थेटिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब A प्योर फॉर्म में है तो CHCl3 से कोई क्लोरीन की वजह से AgCl नहीं बनेगा क्योंकि CHCl3 कोवेलेंट है। अभी लग रहा बट आगे पढ़ लेता हूं। कंपाउंड X and Y आर ऑक्साइड्स। X और Y ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। YZ is a pungent smelling gas। बहुत तीखा गंध करने वाला, खराब गंध करने वाला pungent smelling gas। X is a neutral oxide। न्यूट्रल मतलब या तो CO है या NO है या N2O है या H2O है या OF2 है। और एनेस्थेटिक लग रहा है CHCl3, तो CHCl3 है तो CO आना चाहिए, CO आएगा यहाँ। अब सोचिए CO आएगा यहाँ, CHCl3 है तो CO आएगा, H2O आएगा और ये pungent smelling गैस कार्बन टेट्राक्लोराइड आना चाहिए। अभी आगे देखता हूं। Which turns cobalt chloride paper pink। हाँ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक। CO कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर को ये पिंक में कन्वर्ट करेगा, मतलब कोबाल्ट 3+ को वो कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट करेगा। CO आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये कोबाल्ट 2+ पिंक में कन्वर्ट करेगा। कोबाल्ट 2+ तो आपको पढ़ाया भी गया है, पिंक होता है। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। कंपाउंड Y टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। Y CO2, this is now CO2। Y is CO2, Y is CO2। तभी ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि CO2 जब आप लेंगे तभी तो आपको लाइम वाटर डालेंगे तो मिल्की होगा, यानी तो SO2। SO2 का कोई चांस ही नहीं बनता है यहाँ। लाइम वाटर लेंगे तो मिल्की आएगा, आएगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए and produces an acidic solution with water। किसके बारे में? कंपाउंड Y टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और
अगर पानी डाल दिए तो H2CO3 बन जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे H2CO3 बनेगा, तो एसिड सॉल्यूशन है। कंपाउंड A, X, Y एंड Z, A, X, Y एंड Z, तो A शुड बी, इथर में मिला के क्या आप एनेस्थेटिक बनाएंगे? A शुड बी क्लोरोफॉर्म। देखिए ना, मीथेन दिया है, मीथेन एनेस्थेटिक होता नहीं। C में अल्कोहल दिया है, वो भी एनेस्थेटिक होता नहीं। D में यूरिया दिया है, वो भी एनेस्थेटिक होता नहीं। क्लोरोफॉर्म क्लियर हो गया, A क्लियर हो गया। A के बाद है X, X है ऑक्साइड। ओ अच्छा, सॉरी मैंने कोबाल्ट 3 प्लस कर दिया। ऑक्साइड, ऑक्साइड शुड बी, अब जैसे मेरे दिमाग में देखो न्यूट्रल आया CO, मैं नाम पे मेरा काम मिस्टेक हुआ, जरा ध्यान दो। CO, तो मैंने लिया ये CO न्यूट्रल, बट न्यूट्रल आंसर H2O होगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में दिया है, ऑक्साइड भी है, न्यूट्रल भी है, कोबाल्ट क्लोराइड, सॉरी COCl2। अब H2O लोगे तो COCl2 डॉट 6H2O, अब जाके ये पिंक हुआ, कोबाल्ट 2 प्लस, ये वाला, इसके कारण आया, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसके कारण पिंक हुआ, तो इसलिए ये यहाँ पर H2O हुआ। थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेप यूज हो रहा है। और इसके बाद आपका क्या कह रहा है Y के बारे में, कि वो एक ऑक्साइड है, और वो जो ऑक्साइड है ये एसिड सॉल्यूशन लाता है और लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, तो Y क्लियर हो गया। Z एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, Z के बारे में दिया है पहचानने के लिए कि नहीं दिया है, बट Z अब क्या होगा, Z अब होगा क्लोरीन गैस। तो रिएक्शन कंप्लीट क्या होगा, देख लो ठीक से, CHCl3, थोड़ा सा मिस्टेक होते होते बचा हम लोगों का, O2 से रिएक्शन करवाया आपने, तो CO2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन, ये एक यूजफुल काम का अच्छा रिएक्शन आया आपका, इंपॉर्टेंट। तो देखो, लर्न करने के लिए कुछ यूनिक चीज आ जाए तो आपको उसको लर्न करना चाहिए, आपको उसको कलेक्शन में डालना चाहिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3 को आप जब कंबशन कराएंगे तो CO2 आएगा प्लस H2O आएगा और प्लस क्लोरीन गैस आएगा। अब आप देख लीजिए, बी ऑप्शन CHCl3 भी है, H2O भी है, CO2 भी है और Cl2 भी है। तो ये एक सीखने वाली चीज है, जैसे हमने ये बोला काफी इंपॉर्टेंट अच्छी सीखने वाली चीज, वैसे ही P ब्लॉक के डिस्कशन के दौरान ये आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन में यहीं तक आपको छोड़ा जा रहा है आज के डिस्कशन में। नेक्स्ट क्लास में आपको हमने 50 तक दिया, हालांकि आगे डिस्कशन के लायक थोड़ा कम है, 50 तक उधर डिस्कशन में बहुत कम पड़ेगा, आई थिंक 2 या 3 पड़ेगा, और कुछ और आज होमवर्क दिए जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 58 से दिया जाएगा आपको या 59 से दिया जाएगा, आप वहां से लेकर के जहां तक आपको दिया जाएगा, आई थिंक हम आपको 72 तक देंगे, 59 टू 72, ये कल के लिए होमवर्क हो जाएगा आपका। 59 टू 72 एंड एक्सरसाइज 2 देंगे, मोर देन वन करेक्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 1 टू 15। मतलब आपको कल के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए था, वेडनेसडे के लिए जो आपको होमवर्क मिल रहा है 15 1 और मोर देन 1, और सिंगल करेक्ट में आपको 12 या 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 28 क्वेश्चन के अराउंड आपको कल का होमवर्क मिलेगा। प्लीज इसको निपटा लीजिए, इसको कल तक में सॉल्व कर लीजिए, हम अभी आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं, बस विद इन 10 मिनट्स क्लास ओवर होने के बस 5-10 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में चला जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बाकी को आप इसको उम्मीद है अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक आईआईटी एडवांस्ड के लिए खास करके, देखिए आईआईटी एडवांस्ड के लिए थोड़ी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। आप एक भी क्वेश्चन पी ब्लॉक का कुछ भी आ जाए ना छोड़े नीट में, इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन को, कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर को पिंक में कन्वर्ट कर देगा, तो H2O। इनमें से किसको 30% ईथर के साथ मिलाया जाएगा तो एनेस्थेटिक होता है, तो CHCl3। CHCl3 का अगर कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन दे दिया CO प्लस H2O प्लस CO2, तब भी गड़बड़ कर सकते हो, तो ये आना चाहिए। K4FeCl होल 6 पर कौन टेस्टोसोफोर डालेंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट टेस्टोसोफोर डालें। मतलब क्वेश्चंस, एक बड़ा क्वेश्चन जो आईआईटी का होता है वो नीट के लिए एक्चुअली बहुत
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी नीट वाले लोग खास करके ऐसा ना सोचे कि बड़ा क्वेश्चंस तो हम लोगों को आने ही वाला नहीं है, कभी भी ऐसा ना सोचे। हमेशा ये सोचे ये जो कोई बड़ा क्वेश्चंस देख रहे हैं उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो मेरे को आ सकता है, एक स्टेप जो है एक क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के होमवर्क को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।